नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सभी जेई एग्जाम के लिए। अगर आप किसी भी जेई एग्जाम, चाहे वो यूपी ट्रिपल से हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, डीएफसीसीएल हो गया, एसएससी, टीआईजीसी, एसजेवीएन, इसरो, किसी भी लेवल का जेई एग्जाम हो सिविल का, तो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। साथ ही साथ आपसे वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हर एक क्वेश्चन को करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे आप लोग जानते हैं मैं कराता हूं, उनको भी करेंगे जिससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की ओर, और इस वीडियो के एम रखते हैं हम लोग 10 लाइक्स का। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द केस ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन द शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट। देखिए पहली बात कर देते हैं शेयर स्ट्रेस की। कौन सा सेक्शन बोला है? ट्रायंगुलर। चलो, ट्रायंगुलर सेक्शन ऐसा होता है, ये अगर मैं हाइट मानू अपना प्रॉपर एच मैंने हाइट मानी, तो हम लोग जानते हैं सेंटर यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होता है, ये होता है अपना h/3 पे, और ये होता है अपना यहाँ से 2h/3 पे। अगर मैं इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं, प्रॉपर बनाऊं, तो ये कुछ ऐसे बनता है। गौर करना, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं मिड की बात करूं, यहाँ से अगर ये मैं लाइन की बात करूं, यहाँ से लाइन की बात करूं, तो ये डिस्टेंस जो होती है वो होती है यहाँ से h/2। तो जो टाउ मैक्स होता है वो होता है कहाँ पे? h/2 पे, h/2 पे होता है ना। लेकिन अगर टाउ एन की बात करें, जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, सेंटर की बात करें, तो टाउ एन क्या होता है? 4/3 होता है टाउ एवरेज का, है ना। तो यहाँ पे बात आ रही है कि मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो मैक्सिमम h/2 पे होता है ना। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? हाइट ऑफ h/2। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके। और अगर हम लोग टाउ सी मैक्स की बात करें, जैसे टाउ सी मैक्स क्या होता है? 1.5 टाइम होता है टाउ एवरेज का। लेकिन टाउ एन पे जो होता है वो 4/3, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1.33 बोल सकता हूँ, वो होता है टाउ एवरेज का। तो ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू रैंकाइन फॉर्मूला द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यानी कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन वो भी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? रैंकाइन के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि P/गामा 1 - sin φ प्लस 1 + sin φ का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग, किसमें क्या दे रखा है, एच को डेप्थ बोल रखा है, तो ठीक है। P/गामा ये ठीक है, P/गामा ये ठीक है, गामा/P ये गलत है, ये ठीक है। 1 - sin φ अपन 1 + tan φ, तो ये गलत हो गया। 1 + sin φ आएगा, नीचे प्लस आएगा, ये गलत हो गया। ये इसमें प्लस आ रहा लेकिन ये गलत है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? ये वाला P/गामा 1 - sin φ अपन 1 + sin φ का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। रिगार्डिंग प्लेन टेबल सर्वे विच वन ऑफ द स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू। डज नॉट होल्ड ट्रू यानी कि कौन सा इनकरेक्ट है, इसका मतलब ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली। अगर मैं प्लेन टेबल की बात कर दूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि इसका साइज, पहली बात तो साइज क्या होता है, बहुत पूछा जाता है। तो 75 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू आपको कहीं से 10 से 15 सेंटीमीटर देखने को मिल सकता है। लेकिन मेन जो चेंजेस होता है यहाँ पे वेरिएशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को देख पाते हैं। साइज हो गई। अब इसके बाद आती है किसका स्केल कौन सा होता है, तो स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल टू मीडियम स्केल के लिए यूज करते हैं, किसके लिए? स्मॉल टू मीडियम स्केल के लिए। चलो ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल पे बेस है, तो ये प्रिंसिपल किस पे बेस है? पैरेललिज्म के प्रिंसिपल पे बेस है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन डाटा 1, 2 और 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल। हाँ, तो सही है स्टेटमेंट, तो ये भी सही है। बी बोला लेस नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। हाँ, हमको लेस नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट चाहिए होते हैं, ये भी सही है। सी बोल रहा ऑल प्लॉटिंग वर्क इंक्लूडिंग कंटूरिंग कैन बी डन इन द फील्ड। हाँ, इसमें जो भी हमारा फील्ड वर्क होता है वो भी जो भी ऑफिस वर्क होता है वो भी फील्ड में कर लेते हैं, तो ये भी सही है। डी बोल रहा है इट कैन बी डन इन ऑल सीजन। भाई ऑल सीजन में कैसे कर सकते हैं? रेन सीजन में नहीं कर सकते भाई, है ना। आपका कोल्ड सीजन में नहीं कर सकते, जब आपका फॉग हो रहा है ना, उस सीजन में नहीं कर सकते, है ना। कोल्ड वाले सीजन में हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग किसी पर्सन को देख ही नहीं पाएंगे, तो साइटिंग कैसे होगी, साइट कैसे कर पाएंगे। तो आंसर जो इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड अबाउट एक्स्ट्रा वाइडनिंग।
जो हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं देते हैं वो होते क्या है, पहले उसके बारे में बात कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है एक तो मैकेनिकल होती है और एक आपकी साइकोलॉजिकल होती है। मैकेनिकल के लिए फॉर्मूला होता है एन एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2r और साइकोलॉजिकल के लिए होता है v बाई 9.5 रूट आर। यहाँ पे जो एल स्क्वायर बाई 2r है ना, इसको अब हम लोग अलग से बोलते हैं, एक टर्म होता है ऑफ ट्रैकिंग। जी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑफ ट्रैकिंग क्या है, तो उसके लिए आता है तो एल स्क्वायर बाई 2r को ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं। एन क्या नंबर ऑफ लेन्स है, v क्या वेलोसिटी, r क्या अपनी रेडियस है। तो ये होती है हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला। चलो अब कब प्रोवाइड करते हैं, तो इसके 3 केस बनते हैं। पहला केस है अगर जो वो मेरी रेडियस है वो मेरी कम है किससे, 50 मीटर से, तो उस केस में क्या होते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग तो देते हैं लेकिन इनर साइड पे देते हैं। चलो ठीक है। सेकंड केस बनता है कि जो रेडियस है मेरी यहाँ पे तो कम थी 50 से, ज्यादा है या फिर हमारी क्या कह सकते हैं बराबर है किसके, 50 के, और लेस देन इक्वल है 300 के, तो उस केस में क्या WE/2 देते हैं ऑन बोथ साइड। ओके। थर्ड केस क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आर जो मेरी 300 से भी ज्यादा, 300 मीटर से भी ज्यादा है, तो जीरो क्या यानी कि डब्ल्यू जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग है नॉट प्रोवाइड ही नहीं करते, है ना। क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में डाटा दे देता है और रेडियस भी दे देता है, उसमें ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन जब रेडियस हमारी 300 से ज्यादा होगी तो उस केस में हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। तो ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ बोल रहा है कौन सा नॉट करेक्ट है, गलत कौन सा है। ऑप्शन एक देखते हैं, इफ आर इज ग्रेटर देन 300 यानी 300 मीटर देन एक्स्ट्रा वाइडनिंग नॉट प्रोवाइडेड, तो ये भी सही है। बी बोल रहा है इफ आर इज लेस देन 50 मीटर देन एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइडेड एट आउटर एज, तो आउटर एज गलत है। क्या होता है हमारे यहाँ देखा इनर एज, तो क्या होता है इनर एज पे देते हैं, कहाँ पे, इनर एज पे, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। चलो सी डी को भी देख लेते हैं। इफ आर इज बिटवीन 50 एंड 300 मीटर देन द एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइडेड एट बोथ साइड, हाँ बोथ साइड देते हैं बट इक्वल देते हैं ना, बोथ साइड तो देते हैं बट इक्वल देते हैं। चलो डी बोल रहा है एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज द सम ऑफ मैकेनिकल एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। when the pH of a rainfall falls to dash or below then it is called acid rain। अगर मैं रेन की बात करूं, सिंपली रेन की बात करूं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है रेन के बारे में कि रेन का जो डाया होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 mm और लेस देन 6 mm होता है। अगली बात करूं कि अगर जो मेरी इंटेंसिटी ग्रेटर है इक्वल टू 2.5 mm पर डे है तो उसको बोलते हैं हम लोग रेनी डे। क्या बोलते हैं, रेनी डे, अगर रेनी सीजन रेनी डे तो उसको रेनी डे बोलते हैं। अगर जो मेरी इंटेंसिटी mm पर आवर की अगर मैं बात करूं वो लेस देन 2.5 है तो उसको बोलेंगे लाइट रेन। 2.5 से आपकी 7.5 है तो उसको बोलते हैं मीडियम रेन। ग्रेटर देन 7.5 है तो उसको बोलते हैं हैवी रेन। चलिए ठीक है। और अगर मेरी जो pH है वो लेस देन 5.6 है, लेस देन इक्वल टू 5.6 है तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो भी आपको यहाँ से याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.3 मीटर टू बी दिस इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हम लोग जानते हैं जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो डायनामेटिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है। डायनामिक हमको दे रखी है 34 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूँ तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालूंगा तो जी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। तो जी कितना 1.3, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 10⁻³ हो जाता है। अगर मैं बात करूं 10⁻⁻⁶ तो सब में ही आ रहा है, तो चेंजेस कहाँ पे, डाटा में चेंजेस है। तो हम लोग इसको करके देखते हैं कि 34 डिवाइड 13 करते हैं तो 13 दूनी 26, 13 39, तो ये 2 के अराउंड रहेगा जो भी नंबर। और 2 किस में आ रहा है, 2 ऑप्शन ए में आ रहा है, तो इसमें से हमको कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। अगर मैं बात करूं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तो 1 स्ट्रोक कितने के बराबर होता है, 1 स्ट्रोक होता है हमारा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि जो स्ट्रोक है किसकी यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। और स्ट्रोक और मीटर स्क्वायर पर सेकंड में क्या रिलेशन है, और स्ट्रोक किस में होता है, CGS में होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड कितनी में होती है, MKS में। ये भी क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोगों को, हम लोगों ने एम रखा है 10 लाइक्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एज पर IS 456/2000 अ कॉलम इज सेड टू बी अ शॉर्ट कॉलम
इफ रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द करस्पॉन्डिंग लेटरल डायमेंशन, यानी कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें, देखिए दो बात होती है, पहला आता है लेमडा, है ना। अगर मैं बात करूं, अगर इफेक्टिव लेंथ मेरी लेस देन और इक्वल है 3b के, बी क्या मेरी लीस्ट लेटरल डायमेंशन के है, तो उस केस में उसको बोलते हैं पेडेस्टल। चलो ठीक है। अगर एल ही मेरी ग्रेटर देन 3b के, तो उस केस में बोलते हैं उसको कॉलम। चलो ठीक है। लैम्डा क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, जिसको बी बोलते हैं। अगर लैम्डा मेरा लेस देन इक्वल टू 3 है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे लेके आ जाऊंगा तभी तो ये लैम्डा बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं पेडेस्टल। चलो, और लैम्डा मेरा ग्रेटर देन 3 है बट लेस देन इक्वल टू 12 है, तो उस केस में उसको बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। क्या बोलते हैं मेरे भाई, शॉर्ट कॉलम। और लैम्डा अगर ग्रेटर देन 12 है बट लेस देन 60 है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम। और किसी भी कॉलम का लैम्डा ज्यादा नहीं होना चाहिए 60 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी कॉलम का लैम्डा ज्यादा नहीं होना चाहिए किससे, 60 से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैम्डा किसी भी कॉलम का कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से, क्योंकि एकदम स्लेंडर हो जाता है, वो बकल कर जाता है। इस वजह से किसी भी कॉलम का, आरसीसी कॉलम का जो लैम्डा है वो ज्यादा किससे नहीं होना चाहिए, 60 से। ओके, मुझे पता आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना आप लोगों को, क्योंकि इतना बढ़िया कंटेंट जैसा मैं यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ ये आप अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर ऐड करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इतनी मेहनत के लिए लाइक तो आपका बनता है, जितना आप लोग लाइक करोगे उतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए डिलीवर होगा। तो आप टेंशन मत कीजिए, सिर्फ लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो किसके बारे में बोल रहा है, शॉर्ट कॉलम। ऑप्शन ए बोल रहा है मोर देन 12, भाई जब भी 12 से ज्यादा होगा तो वो लॉन्ग होगा, तो गलत है। बी बोल रहा है लेस देन 12, लेस देन 12 है लेकिन बट ग्रेटर देन 3 होता है, तो बी सही है। लेकिन सी डी को भी देखना है कि फुल इंफॉर्मेशन किसमें। सी बोल रहा है मोर देन 12, तो मोर देन 12 में तो लॉन्ग आता है, तो ये तो गलत हो गया। डी बोल रहा है लेस देन और इक्वल टू 12, और लेस देन इक्वल टू 3 होगा अपना यहाँ पे, तो पेडेस्टल होगा, तो ये गलत हो गया। तो अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो गया अपना ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलो, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। The vertical deflection limit may generally be assumed to be satisfied provided that the span to the depth ratio are not greater than dash for simply supported beam for span up to 10 मीटर। चलिए, अब मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ, स्पान टू डेप्थ के बारे में। चलो, अगर इसका रेशियो के बारे में बात करूँ तो डेप्थ कौन सी यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ है। अगर कैंटिलीवर है तो उसके लिए 7 होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके लिए 20 होता है, अगर कंटिन्यूस है मेरी तो उसके लिए 26 होता है। लेकिन इसकी लिमिट होती है 10 मीटर तक। जो स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ए F1। F1 की वैल्यू 1 रहेगी जब तक ये 10 मीटर। अगर F1 की वैल्यू मेरी 10 मीटर से ज्यादा हो गई तो F1 की वैल्यू होगी 10 बाय स्पान। स्पान किस में रखना अपने को, मीटर में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है उस केस में जो स्पान है वो 10 मीटर से ज्यादा दे रखा होता है ना। ये होता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, वन वे स्लैब के लिए। अगर हम लोग टू वे के लिए बात कर दें, टू वे के लिए बात कर दें तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, कंटिन्यूस के लिए यहाँ पे माइल्ड स्टील होता है, उसके लिए आपका ये 35 होता है, यहाँ पे 40 होता है। HYSD के लिए सारी ये दोनों वैल्यू में 0.8 का मल्टीप्लाई हो जाता है ना। ये पूरी इंफॉर्मेशन होगी स्पान टू डेप्थ के बारे में। अब क्वेश्चन किसके बारे में बोल रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बोला है, यानी कि इसके बारे में बोल रहा है। कौन सी है हमारी बीम कौन सी दे रखी है, सिंपली सपोर्टेड दे रखी है, तो आंसर क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग 20। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल अलाइनिंग अ हिल रोड द रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ 6%, यानी कि जो मैंने प्रोवाइड करी रूलिंग ग्रेडियंट कितनी है, 6% की है। चलो, अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 75 मीटर, यानी कि आर की वैल्यू दे रखी 75 मीटर is encountered the compensated gradient at the curve। compensated यानी कंपनसेशन देने के बाद जो ग्रेडियंट है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं जानता हूं जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट है वो होती है रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। रूलिंग कितनी है मेरी 6%, ग्रेड कंपनसेशन होता है मेरा 75 बाय आर या फिर 35 प्लस आर बाय आर। तो अगर आर मेरा 45 से ज्यादा है तो उस केस में 75 बाय आर यूज करते हैं, है ना। तो 75 तो है मेरी, रेडियस भी कितनी रही 75, तो 75 से 75 कैंसिल हो गया, ये आएगा 1%, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5%। और ध्यान रखना किसी भी केस में जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट है वो लेस देन नहीं होनी चाहिए कितनी 4% से। तो ये 1
2 3 तो ऑटोमेटिक कट हो जाते हैं, यहाँ से 1 2 3 तो ऑटोमेटिक कट हो जाते हैं, तो इस वजह से आंसर भी जो बचता हमारा डी ही बचता है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वीडियो का। द रेडियस ऑफ अ बार बेंड टू फॉर्म अ हुक शुड नॉट बी लेस देन, जब हम लोग बेंड करते हैं तो उसकी जो रेडियस है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो वो मिनिमम होनी चाहिए 2 टाइम्स द डाया ऑफ बार। कितना होना चाहिए? 2 टाइम्स द डाया ऑफ बार। तो आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और एक चीज है बेंड के बाद कितनी लेंथ हमको उसको इंक्रीज करनी चाहिए, तो वो होती है हमारी 4 5, कम से कम इतना इंक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया इसका अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए ये है, आप लोगों को इसके लिए कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में देंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देंगे। अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ध्यान रखिए इसका एम कितना रखा हम लोगों ने, 10 लाख का। 10 लाख के बाद आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।